हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। यहाँ पे जो है इसका सब्जेक्ट जो है वो क्या दिया गया है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर, यानी कि विषय है आपका प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति। तो चलिए देखते हैं इसमें पेपर वाइज क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा पहला पेपर है, यहाँ पे पेपर 1 है जिसका कि कोर्स कोड है MAHC 401, यानी कि कोर्स कोड क्या है MAHC 401। और इसका जो कोर्स जो टाइटल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि भारत का भूगोल और प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में आपको जो है पढ़ना है। इसके लिए क्रेडिट आपको कितना दिया जाएगा, 5 क्रेडिट का जो है ये जो है फर्स्ट पेपर है। और ये इसका कोर जो कहा जाता है, यानी कि ये किस प्रकार का पेपर है, तो ये एक कंपलसरी पेपर है। ये जो है माइनर या अदर जो पेपर्स होते हैं वैसा नहीं है, ये कंपलसरी आपको पढ़ना है। इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 100, यानी कि अधिकतम अंक 100 और न्यूनतम जो पासिंग मार्क हैं वो 33 हैं, यानी कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 33। यही जो है आपके बाकी पेपर्स के लिए भी रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिया जा रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ लेक्चर्स इन आवर्स पर वीक, यानी कि प्रति सप्ताह कुल व्याख्यानों की संख्या, यानी कि प्रति हफ्ते आपको कितने जो है कितने लेक्चर मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो 6 जो है लेक्चर आपको पढ़ना है, जिससे कि आपका सिलेबस अच्छी तरीके से कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर में जो है आपका ये 2 भागों में विभाजित है, ए और बी। यहाँ पे आपको फर्स्ट जो ए पार्ट है वो है जियोग्राफी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का भूगोल आपको देखना है। भारत के भूगोल में आपको देखना है कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जियोग्राफी, यानी कि आपको क्या पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है। तो जियोग्राफी आपको पढ़नी है, तो जियोग्राफी देख लेते हैं। जियोग्राफी आपको क्या पढ़ना है, यानी कि भूगोल में अ ब्रीफ इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का संक्षिप्त विवरण आपको पढ़ना है, संक्षिप्त विकास आपको पढ़ना है कि पृथ्वी कैसे बना, क्या हुआ। यहाँ पे आपको पढ़ना है कि लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब, यानी कि जो ग्लोब पर भारत का स्थान है, यानी कि भारत किस जगह पे है पृथ्वी पर। सोर्स ऑफ हिस्टोरिकल ज्योग्राफी इन एंशिएंट इंडिया, यहाँ इसके बाद आपको पढ़ना है कि प्राचीन भारत में ऐतिहासिक भूगोल के स्रोत, यानी कि स्रोत कौन से हैं हमें ये पता करने के लिए। एंशिएंट रिवर मेंशन इन एंशिएंट लिटरेचर, यानी कि प्राचीन साहित्य में वर्णित प्राचीन नदियों, जैसे सिंधु नदियाँ हो गई, सोन नदियाँ हो गई, ये सारी जो नदियाँ हैं इनको आपको जानना है कि ये प्राचीन जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं, स्रोत हैं, उनमें कहाँ पे वर्णित हैं, यानी कि कहाँ पे इनका उल्लेख किया गया है। माउंटेन रेंज ऑफ एंशिएंट इंडिया, यानी कि एंशिएंट इंडिया में माउंटेन रेंज कौन कौन से थे, यानी कि प्राचीन भारत की पर्वत श्रृंखलाएँ कौन कौन सी थीं। पोर्ट्स एंड ट्रेड सेंटर मेंशन इन पेरिप्लस ऑफ अराइथेरियन सी, यहाँ पे आपको देखना है कि पेरिप्लस ऑफ इथेरियन सागर में वर्णित बंदरगाह और व्यापार केंद्र कौन कौन से थे। कुछ नॉर्मल जो व्यापार केंद्र थे जैसे कि धौलावीरा वगैरह थे, यहाँ पे आपके गुजरात में लोथल था, यहाँ पे लोथल पे जो है बंदरगाह वगैरह थे। तो ऐसे ऐसे बंदरगाहों के बारे में आपको पढ़ना है। चलिए देखते हैं दूसरा टॉपिक आपका क्या है। तो यहाँ पे दूसरा टॉपिक कहा जा रहा है कि, यहाँ पे थोड़ा सही कर लेते हैं इसको। दूसरा टॉपिक यहाँ पे कहा जा रहा है कि इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी इन एंशिएंट इंडिया, यहाँ पे आपको पढ़ना है कि प्राचीन इतिहास में भूगोल का प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट क्या पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा इतिहास पे जो है भूगोल का, यानी कि भूगोल का प्रभाव क्या था इतिहास पे। सोल टाइप, यानी कि सोल टाइप ऑफ इंडिया, यानी कि मिट्टी जो है इंडिया के कितने प्रकार की हैं, यानी कि भारत की मिट्टी का प्रकार। मिनरल्स एंड मेटल, यहाँ पे आगे खनिज और धातु के भी प्रकार। यूज्ड बाई इंडस पीपल एंड वैदिक पीपल, जो कि यूज किए जाते हैं, यानी कि किनके द्वारा उपयोग किए जाते थे, सिंधु लोगों और वैदिक लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो मिनरल्स हैं, जो मेटल्स हैं, ये सारी चीज़ें। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो लोग तो कॉपर यूज़ करते थे। जो लोग भी एंशिएंट हिस्ट्री में थोड़ा अच्छा होंगे, थोड़ा नॉर्मल पढ़ते होंगे, उनको पता ही होगा। तो वो एंशिएंट हिस्ट्री में जो इंडस वैली थी वहाँ के लोग जो है कॉपर यूज़ करते थे, कॉपर से बने सामानों का यूज़ करते थे। मिनरल्स हो गए, सोल टाइप, यानी कि मिट्टी का प्रकार क्या था, ये सारी चीज़ें काफ़ी डीप चीज़ें हो जाती हैं कि मिट्टी का प्रकार क्या था, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना ही है। और चट्टानें और उनकी उपलब्धता, यानी कि रॉक्स एंड देयर अवेलेबिलिटी। इग्नस, यानी कि आग्नेय, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, अवसादी और रूपांतरित, ये सारी चीज़ें जो है आपको पार्ट ए में पढ़नी है। चलिए देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में आपको क्या पढ़ना है, तो सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत आपको इसमें पढ़ने हैं।
जिसमें चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे जो थर्ड यानी कि पार्ट बी का जो हिस्सा है, यहाँ कहा जा रहा है कि इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट इंडियन लिटरेचर एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इतिहास के रूप में प्राचीन भारतीय साहित्य का महत्व क्या था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एंशियंट इंडिया लिटरेचर, ब्राह्मणिकल लिटरेचर, यानी कि यहाँ पे प्राचीन भारतीय साहित्य का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, ब्राह्मण और साहित्य। आगे बात की जाए तो बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैन लिटरेचर, एपिक्स, पुराणास एंड वेदांग्स, अर्थशास्त्र ऑफ कौटिल्य। यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंशियंट इंडियन लिटरेचर, यानी कि जो प्राचीन इतिहास के लिटरेचर थे, साहित्य थे, उनका वर्गीकरण पढ़ना है, जिसमें किन किन कौन कौन से साहित्य आते हैं। ब्राह्मणिकल लिटरेचर यानी कि ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, यहाँ पे आप देख सकते हैं जैन साहित्य, महाकाव्य, पुराण और वेदांग, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और रजत रंगिनी ऑफ कल्हड़, यानी कि कल्हड़ की रजत रंगिनी, हर्ष चरित्र ऑफ बाण, यानी कि बाण का हर्ष चरित्र, मालविकाग्ना मित्रम ऑफ कालिदास, यानी कि कालिदास का मालविकाग्नित्रम, कथा सरिता सागर ऑफ सोमदेव, यानी कि सोमदेव का कथा सरित सागर। ये सारी चीज़ें आपको जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंशियंट इंडियन लिटरेचर में आपको पढ़ना है। ये सारे लिटरेचर से आपको क्या पता चलेगा, जो सोर्स हैं यही हैं, इन्हीं के आधार पे जो है हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं। तो इन सारे सोर्स को भी जानना जरूरी है, इसलिए इनको भी आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे आप इन जो लिटरेचर हैं इनके अलावा कौन कौन से सोर्स हैं, तो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं, पुरातात्विक स्रोत हैं, जहाँ पे खुदाई करके जगहों को पता लगाया गया है, जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदड़ो हो गया। इन जगहों को जब खोदा गया तो वहाँ पे ऐसे अवशेष मिले, ऐसे जगह मिली जिससे लगा कि यहाँ पे लोग थे। तो ये भी जो है क्या है, सोर्स हैं, एक तरह के स्रोत हैं एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, स्टोन एज टूल्स, यानी कि पाषाण युग के औजार पढ़ना है, पॉटरी यानी कि मिट्टी के जो बर्तन थे, मॉन्यूमेंट्स यानी कि स्मारक क्या थे, इंस्क्रिप्शन यानी कि शिलालेख क्या थे, कॉइन हो गया, सील क्या हो गया यानी कि सिक्के और मुहर, एंड सीलिंग्स और मुहर, यानी कि जो सील लगाई जाती थी और जिससे सील लगाया जाता था, यानी कि किसी भी चीज़ पे जब सील लगाया जाता था और एक जो होता था सील लगाने वाला पदार्थ, उसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो फॉरेन अकाउंट्स यानी कि विदेशी खाते। फॉरेन अकाउंट्स में आपको पढ़ना रहता है कि जो विदेश के लोगों में क्या, विदेश के साहित्य में या विदेश की जगहों पे क्या वर्णित है इंडिया के बारे में। इसमें आपको क्या पढ़ना है, हेरोडोटस एंड थाइक्लूडिस, मेगास्थनीज, प्लोमली, प्लाइनी, फाइहान, हांगसांग एंड इट्सिंग, यानी कि यहाँ पे आपको इन सारे लेखकों के बारे में पढ़ना है, इन्होंने इंडिया के बारे में क्या लिखा। उस समय एंशियंट हिस्ट्री में जब ये लोग आए तो इंडिया के बारे में इन्होंने क्या लिखा, यही आपको पढ़ना है। जहाँ पे हेरोडोटस हो गए और थ्यूसिडाइस हो गए, मेगास्थनीज हो गए, टालमी हो गए, प्लिनी हो गए, फाइहान हो गए, हेंसोंग हो गए और एट्सिंग हो गए। इनमें से कई लोगों को आप लोग जानते होंगे और एक आध लोगों को नहीं जानते होंगे। तो आपको ये सारे जो भी विदेशी रचयिता थे इनके बारे में आपको पढ़ना है, जो भी ये लोग विदेश से इंडिया में आए और जो भी चीज़ें इन्होंने लिखी, तो इनकी कृतियों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से पेपर 1 होता है खत्म। अब चलिए बढ़ते हैं पेपर 2 की तरफ। तो पेपर 2 का जो कोर्स कोड है वो क्या है, यहाँ पे पेपर 2 दिया गया है और कोर्स कोड है इसका MAHC 402, इसका कोर्स कोड है। कोर्स क्या है, एंशियंट इंडियन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि इसका जो टाइटल है वो है प्राचीन भारतीय राजनीति और प्रशासन, यानी कि प्राचीन भारत में जो है राजनीति और प्रशासन कैसे थे। हम लोगों ने तो सोर्सेस वगैरह देख लिए हैं कि किस प्रकार से हम लोग उसका अध्ययन करते हैं। अब हमें देखना है कि प्राचीन भारतीय राजनीति और प्रशासन क्या था प्राचीन भारत में। क्रेडिट 5 है और ये भी कंपलसरी है और इसमें भी 100 नंबर का पेपर होगा, 33 नंबर आपका जो है पासिंग होगा और आपका वीक में 6 लेक्चर्स इसके लिए भी निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्या दिया गया है। तो यहाँ पे दिया गया सोर्सेज, यानी कि एंशियंट हिस्ट्री में हम सबसे पहले सोर्सेज ही देखते हैं, क्योंकि सोर्सेज से ही हमें पता चल पाएगा कि क्या चीज़ें थीं। तो इसलिए यहाँ पे स्रोत ही सबसे पहले यहाँ पे भी दिया गया है। ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की उत्पत्ति, कॉन्सेप्ट यानी कि इसकी अवधारणा, नेचर यानी कि इसका प्रकृति, वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग ओरिजिन ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत, यानी कि सोर्सेज हम लोग देखेंगे। फिर राज्य की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, अवधारणा हुई, प्रकृति हुई, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न सिद्धांत क्या दिए गए, इनको हम लोग देखेंगे। आगे चले तो किंगशिप यानी कि राजत्व को देखेंगे। डिवाइनिटी, देवत्व क्या होता है इसको जानेंगे। कोरोनेशन सेरेमनी यानी कि राज्याभिषेक समारोह क्या होता है। सभा एंड समिति ये क्या होते हैं। विधत यानी कि विधत क्या होता है। मंत्रिपरिषद यानी कि मंत्रिपरिषद क्या होता है। इसमें से आप लोग बहुत सारी चीज़ें जो है जानते हैं कि असल में ये क्या है। मंत्रिपरिषद हो गया यानी कि मंत्री का समूह जो होता है। सभा और समिति यानी कि सभा जब लोग
ज़्यादा लोग बैठते हैं, किसी विषय पर चर्चा करते हैं। समिति कुछ बुद्धिमान लोगों के बीच में की बनाई जाती है। कोरोनेशन सेरेमनी यानी कि जब किसी राजा का समारोह होता है। राजत्व यानी कि राजा से रिलेटेड जो भी रिश्तेदारियाँ हैं उसको किनशिप कहेंगे। डिवाइनिटी यानी कि जब राजा जो है अपने आप को भगवान का रूप मानने लगे तो वहाँ पे जो है देवत्व की बात आ जाती है। तो इस प्रकार से बहुत सी सारी चीज़ें आप जानते हैं और कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़नी है। आगे चलें तो आगे कहा जा रहा है कि जनपदों के बारे में आपको पढ़ना है। जनपदा, तो जनपद के बारे में आपको पढ़ना है। पहले बहुत महाजनपद वगैरह होते थे, तो उन सारे जनपदों को, जैसे कोसल हो गया और भी महाजनपद हैं और जनपद हैं और जिनके नाम अभी वैसे पूरे क्लियर याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनपद को आप लोग जानते होंगे। 16 महाजनपद थे इस प्रकार से। तो इसमें इसके अधिकार यानी कि राइट्स क्या थे। ड्यूटी एंड फंक्शन ऑफ किंग यानी कि राजा के कर्तव्य और कार्य क्या थे। 7 एलिमेंट ऑफ स्टेट एंड देयर रिलेशन यानी कि राज्य के 7 तत्व और उनका संबंध क्या है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो रेवेन्यू सिस्टम यानी कि राजा किस प्रकार से अपना खर्चा चलाता था, तो किस प्रकार से वो पैसे लेता था। तो रेवेन्यू सिस्टम आपको पढ़ना यानी कि राजस्व प्रणाली, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन यानी कि किस प्रकार से राजा टैक्स लगाता था। पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति का विभाजन किस प्रकार से होता था। लॉ ऑफ ऑनरशिप यानी कि स्वामित्व का कानून क्या था। राइट ऑफ वुमेन यानी कि महिलाओं के अधिकार क्या थे। स्त्री धन क्या था और मंडल थ्योरी यानी कि मंडल सिद्धांत क्या था, इनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो न्यायिक प्रशासन था वो किस प्रकार से था, यानी कि न्याय कैसे मिलता था लोगों को। इवैल्यूएशन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इवैल्यूएशन, स्कोप एंड नेचर ऑफ हिंदू लॉ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हिंदू कानून का विकास, दायरा और प्रकृति। मनुस्मृति यानी कि मनुस्मृति के बारे में आपको पढ़ना है। मनुस्मृति क्या था। अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, इसको पढ़ना है। नीति शास्त्र, नीति शास्त्र में क्या क्या चीज़ें थीं। लॉ इन रामायण यानी कि रामायण महाभारत जुडिशियल प्रोसीजर। लॉ ऑफ एविडेंस यानी कि रामायण महाभारत में कानून क्या थे, इसको पढ़ना है। लॉ ऑफ एविडेंस यानी कि न्यायिक प्रक्रिया क्या है, साक्ष्य का कानून क्या है। लॉ ऑफ एविडेंस क्या है, साक्ष्य का कानून, और जुडिशियल प्रोसीजर क्या है, न्यायिक प्रक्रिया। लॉ ऑफ सक्सेशन जो है यानी कि उत्तराधिकार का कानून, यानी कि कौन इसके बाद कुर्सी पे बैठेगा। लॉ ऑफ अडॉप्शन यानी कि दत्तक ग्रहण का कानून। मिताक्षरा एंड दयाभाग यानी कि मिताक्षरा और दयाभाग क्या था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। इस तरह से काफ़ी चीज़ें आप जानते हैं और काफ़ी चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, और लेकिन यहाँ पे बाकी सभी चीज़ों को थोड़ा डीपली पढ़ना है, लेकिन इनको आप नॉर्मली जानते होंगे, सुने होंगे, अपने पहले की कक्षाओं में पढ़े होंगे। आगे चलें तो यहाँ पे पेपर 3 आ जाता है। पेपर 3 को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पेपर 3 क्या है, इसका कोर्स कोड है MASC 403, और इसका कोर्स कोड है वो क्या है, प्री हिस्ट्री यानी कि पूर्व इतिहास। एलिमेंट ऑफ आर्कोलॉजी यानी कि पुरातत्व के तत्व, यानी कि जो पुरातत्व के तत्व होते हैं। पुरातत्व यानी कि जो खुदाई से चीज़ें मिलती हैं उन्हें पुरातत्व कहते हैं। खुदाई करके जो भी इतिहास के बारे में पता लगाया जाता है, तो उनके क्या तत्व हैं। क्रेडिट इसका 5 ही है, और जो सारे मिनिमम आपको 33 और मैक्सिमम इसका 100 मार्क्स, और नंबर ऑफ़ लेक्चर 6, ये सारी चीज़ें इसमें भी इंक्लूड रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल यानी कि भूवैज्ञानिक समय पैमाना। पैलेलियो इन्वायरमेंट क्वार्टरनरी पीरियड यानी कि पूरा पाषाण काल, पर्यावरण चतुर्थक काल। क्वार्टरनरी पीरियड आपको जब पृथ्वी मतलब बहुत ही बर्फ़ बनी हुई थी, उस समय को क्वार्टरनरी पीरियड बोलते हैं। पैलेलिथिक एंड होलोसेन यानी कि जब ये पैलेलिथिक एंड होलोसेन हम लोग देखते हैं, तो पैलेलिथिक जो ये पैलेलिस्टोनिक है यानी कि पूरा पाषाण काल है, और होलोसेनिक है, ये जो है दोनों क्या बताते हैं कि ये उस समय को बताते हैं जब पूरी पृथ्वी जो है बर्फ़ से घिरी हुई थी, और होलोसीन यानी कि जब बर्फ़ जो है धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट हो गया और लाइफ जो है बनने लगी पृथ्वी पे, तब के समय की ये बात की जाती है। क्लाइमेट थीम यानी कि जो यहाँ पे कहा गया पूरा पाषाण काल और होलोसीन पैलेस्टीन युग के दौरान जो है क्लाइमेट चेंज किया था, यानी कि पैलेस्टीन और होलोसीन क्लाइमेट थीम ड्यूरिंग द पैलेस्टीन एरा, यानी कि पैलेस्टीन युग के दौरान जो है जलवायु विषय क्या था। ग्लेशियल एंड इंटरग्लेशियल पीरियड यानी कि ह्यूम युग और अंतर ह्यूम युग। तो यहाँ पे जो ये है पैलेस्टीन और होलोसीन, ये थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रहा है, तो इसको आप समझेंगे। तो यहाँ पे जो पैलेस्टीन है और होलोसीन है, ये दोनों क्या है, एक समय थे जब पृथ्वी पूरी तरह से जो है बर्फ़ की बनी हुई थी। तो जब धीरे धीरे बर्फ़ पिघलना चालू हुआ तो होलोसीन आया, लेकिन जब बर्फ़ था तो पैलेस्टीन था। तो ये उसी समय की बात की जाएगी। इस यहाँ पे पढ़ेंगे यही सब चीज़ें आप कि क्या क्या हुआ उस समय, और किस प्रकार से पृथ्वी पे जो है मानव जाति आई और सारी भी जातियाँ हैं। देखिए यहाँ पे मानव जाति आई, ऊपर ये आप पढ़ेंगे
फिर नीचे आएंगे तो आप इवोल्यूशन ऑफ मैन यानी कि मनुष्य का विकास कैसे हुआ, मानव जात वहीं से आएगी, वहाँ से आने के बाद इसका विकास होगा। इवोल्यूशन ऑफ स्टोन यानी कि पत्थर के औजारों का जो है किस प्रकार से विकास हुआ। इम्प्लीमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टोन टूल्स मेकिंग टेक्नोलॉजी यानी कि पत्थर के औजारों का विकास और पत्थर के औजार बनाने की तकनीक का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में आपको पढ़ना है। डायरेक्ट परकर्सन टेक्निक यानी कि प्रत्यक्ष टक्कर की तकनीक। इनडायरेक्ट परकर्सन यानी कि अप्रत्यक्ष टक्कर की तकनीक। ब्लेड टेक्निक। माइक्रोलिथ यानी कि छोटे पत्थरों से जो हथियार बनाए जाते हैं उन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं। ग्राइंडिंग एंड पॉलिशिंग टेक्निक यानी कि जो भी पत्थर थे उनको पीसना और उनको चमकाने का क्या तरीका था, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। आगे चलिए तो आगे आपका पैलियोलिथिक कल्चर यानी कि पूरा पाषाण काल संस्कृति क्या थी, इसको आपको पढ़ना है। बेलन एंड सोन, पायसरा, भीमबेटका और रेनीगुंटा, यर्रागुडपलम यानी कि यर्रागुडपलम, रेनीगुंटका, भीमबेटका, पैसरा, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। बेलन और सोन वैली जो है इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है कि यहाँ पे किस प्रकार की संस्कृति थी। भीमबेटका में जैसे कि हमें मिलती है, भीमबेटका की गुफाओं में मनुष्यों द्वारा बनाई गई कलाकृतियाँ हैं और बेलन और सोन वैली में भी ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो कि अभी याद नहीं आ रही हैं, नहीं तो आपको मैं ज़रूर बताता। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी। आगे पैलियोलिथिक यानी कि पूरा पाषाण काल, जब मतलब मानव पत्थर का इस्तेमाल किया करता था। अब आता है मीसोलिथिक, थोड़ा सा जो है मानव और डेवलप हो जाता है तब उसे मीसोलिथिक कहते हैं। तो इसके भी संस्कृति के बारे में आपको पढ़ना है। विंध्यास एंड गंगा वैली, कृष्णा रिवर वैली, नेवासा। तो यहाँ पे जो है विंध्य और गंगा घाटी, कृष्णा नदी घाटी के पास जो भी संस्कृति थी यानी कि जो भी कल्चर था। और नेवासा तो आपका एक एंशिएंट हिस्ट्री साइट ही है, महाराष्ट्र में पड़ता है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है कि पैलियोलिथिक में क्या क्या हुआ। पैलियोलिथिक में इंसान क्या था, थोड़े बेडोल पत्थरों का इस्तेमाल करता था। मीसोलिथिक में थोड़े और अच्छे तरह के पत्थरों का इस्तेमाल वो करने लगा, पत्थरों में थोड़ा और अच्छा धार लगाने लगा। लेकिन आगे आता है आपका क्या, नियोलिथिक कल्चर यानी कि नवपाषाण संस्कृति। इसमें क्या होता है, मानव जो होता है वो क्या करता है, पूरा मतलब बहुत ही शानदार बहुत ही अच्छे क्वालिटी के जो है हथियार बनाने लग जाता है पत्थरों से, बहुत ही छोटे छोटे और बहुत ही शार्प यानी कि बहुत ही जो कहते हैं तीखे यानी कि बहुत ही तेज धार वाले हथियार इस समय वो बनाने लगा था। नॉर्थन इंडिया में जो इसकी कुछ साइट है यानी कि जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, बुरजों में गया, गुरफकाल हो गया, गुफकराल है। और यहाँ पे चिरांद जो है। साउथर्न इंडिया में जो आपका पड़ता है ब्रह्मगिरी, पिलिकल, मस्की, उटनूर, ये सारा जो है उधर पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इधर कर्नाटका वगैरह के रीजन में पड़ता है। चालकोलिथिक कल्चर ऑफ इंडिया, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत की ताम्रपाषाण संस्कृतियाँ, सिंधु सरस्वती सभ्यता। जैसे कि शुरू में ही मैंने आपको बताया कि क्या करते थे लोग, कापर का यूज करते थे यानी कि तांबे का यूज करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। ये सिंधु सभ्यता के लोग में कौन आते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के लोग। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ये सारी जो साइट्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें मिली। इसमें से कहीं कहीं जो चीज़ें मिली मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। तो यहाँ पे जो बोरजोम था, यहाँ पे इंसानों को मतलब इंसान जो है ज़मीन में घर बना के रहते थे। तो बुरजोम में ये भी चीज़ें आपको पढ़नी ही होंगी। गुफकराल जो है, यहाँ पे भी लोग जो रहते थे वो मतलब यहाँ पे क्या होता था कि जो मालिक होता था उसको उसके कुत्ते के साथ दफना दिया जाता था। तो ऐसी ऐसी बातें जो है आपको यहाँ पे पढ़नी होगी। क्या क्या बर्तन मिले यहाँ पे, क्या क्या चीज़ें मिली, कैसे लोग रहते थे, क्या खाते थे, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होगी इन सारी चीज़ों में। चलिए बढ़ते हैं अब अगले पेपर की तरफ। तो यहाँ पे हमारा पेपर 4th है जिसका कोर्स कोड है MAHC 404। और यहाँ पे इसका कोर्स जो टाइटल है वो क्या है, पोजीशन एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन वेरियस डायमेंशन इन एंशिएंट इंडिया। तो पाठ्यक्रम में दिया गया प्राचीन भारत में विभिन्न आयामों में महिलाओं की स्थिति यानी कि जो महिलाओं का स्थिति था यानी कि क्या वो पोजीशन होल्ड किए हुए थे, किस जगह पे वो थीं, और उनका जो स्टेटस था यानी कि उनका जो स्थिति थी, उनका जो भी मतलब जिस लेवल पे वो थी, अमीर थी, गरीब थी, ये सारी चीज़ें भी उनका पढ़ना है। यहाँ पे चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला जो टॉपिक है वो क्या है, जेंडर स्टेटस इन एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में लिंग की स्थिति क्या थी, यानी कि महिला पुरुष कैसे थे, महिलाओं को पुरुषों इतना सम्मान मिलता था या नहीं मिलता था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि पैट्रोमनी एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन यानी कि महिलाओं की जो पैतृक संपत्ति और कानूनी स्थिति आपको पढ़ना है कि महिलाओं की जो पैतृक संपत्ति थी वो कैसी थी और कानूनी स्थिति कैसी थी। द लर्नड वुमेन
ब्रह्मवादिनीस यानी कि जो पढ़ी लिखी महिलाएं थी, विद्वान महिलाएं थीं, ब्रह्मवादिनी थी, उनके बारे में आपको पढ़ना है। सदयोवहास यानी कि सदयोवहास के बारे में आपको पढ़ना है। उपाध्यास के बारे में आपको पढ़ना है। उपाध्यायनीस विश्वरा यानी कि उपाध्यायनी विश्वरा के बारे में आपको पढ़ना है। लोपामुद्रा अपाला का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये बहुत ही बड़ी विदुषी थी। उर्वशी, मैत्रेयी, गार्गी, थेरीगाथा, द फीलिंग ऑफ वुमेन यानी कि इन औरतों के बारे में आपको पढ़ना है और महिलाओं की भावनाओं के बारे में पढ़ना है कि महिलाओं की भावनाएं क्या थीं। सबसे बड़ी बात तो आपको जेंडर स्टेटस पढ़ना है यानी कि उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पे आपका फीमेल पैट्रॉन्स यानी कि महिला संरक्षक कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि करुवाकी सेकंड वाइफ ऑफ अशोका यानी कि करुवाकी के बारे में आपको पढ़ना है, अशोक की दूसरी पत्नी। वाकालय देवी, सांची स्तूपा, लावानिका कन्हेरी। यहाँ पे कहा जा रहा है कि करुवाकी के बारे में आपको पढ़ना है, जो वाइफ थी सेकंड अशोका की। और वाकालय देवी जो सांची स्तूपा की बात की जा रही है, और लौनिका कन्हेरी, ये लोग जो है इनकी रक्षा करती होंगी, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे पढ़ना है आपको द रॉयल वुमेन यानी कि शाही महिलाएं क्या थीं। क्वीन, यहाँ पे कहा जा रहा है क्वीन मृगवती यानी कि मृगवती, रानी मृगवती के बारे में आपको पढ़ना है। वत्स महाजनपद, यहाँ पे देखिए महाजनपदों के नाम आ गए। वहाँ पे मैंने आपको केवल एक ही महाजनपद का नाम बताया हूँ, कौशल शायद उसका नाम, लेकिन यहाँ पे वत्स महाजनपद भी था, यहाँ पे आ गया आपको। नैनिका, यहाँ पे नैनिका की बात की जा रही है जो कि सातवाहनास की, सातवाहन एक वंश था उस समय, वो वहाँ की रानी थी। प्रभावती गुप्ता यानी कि गुप्ता व कटाक की जो रॉयल वुमेन थी वो कौन थी, प्रभावती गुप्ता। सुगंधा उत्पला डायनेस्टी की थी यानी कि उत्पला राजवंश की। दिद्दा लोहार, दिद्दा कहाँ की थी, लोहार भीमा शाही कश्मीर की थी। विलास देवी थी सेन डायनेस्टी यानी कि सेन राजवंश से। काकतीय रुद्रमा यानी कि काकतीय की कौन थी, रुद्रमा थी। तो इन महिलाओं के बारे में भी आपको पढ़ना है जो कि रॉयल वुमन थी यानी कि शाही महिलाएं थीं। आगे चले तो आगे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि प्रशासनिक अधिकारी। यहाँ पे क्या है, संघमित्रा अशोक की जो डॉटर थी यानी कि अशोक की जो बेटी थी वो क्या थी, एक प्रशासनिक अधिकारी थी। जयंती कौशाम्बी की प्रिंसेस मेंशन्ड इन जैन टेक्स्ट यानी कि जैन जो पाठ है यानी कि जैन जो साहित्य है उसमें वर्णित है क्या, जयंती जो है कौशाम्बी की प्रिंसेस थी यानी कि राजकुमारी थी, और वो क्या थी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर यानी कि प्रशासनिक अधिकारी थी। प्रिंसेस विजय भट्टारिका चालुक्य रीजन यानी कि राजकुमारी विजय भट्टारिका क्या थी, चालुक्य क्षेत्र की जो है प्रशासनिक अधिकारी थी। फीमेल डोनर्स की बात की जा रही है यानी कि फीमेल जो दान करता थी, जो दान देती थी, जैसे कि बुद्धिस्ट फीमेल डोनर यानी कि बौद्ध महिला दानकर्ता के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें क्या है, डोनर ऑफ नागार्जुनी कोंडा, सांची एंड सारनाथ, जिन्होंने ये डोनेट किया है यहाँ पे उनकी बात की जा रही है यानी कि जिन्होंने दान दिया है। जैन फीमेल डोनर सिसिनिस फीमेल डिसिप्लिन और सर्तवाहिनीस यानी कि महिला दानकर्ता सिसिनिस महिला शिष्या थी और सार्थवाहिनी थी। तो इस प्रकार से ये पेपर भी हमारा खत्म होता है, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। अब चलिए बढ़ते हैं इसके अगले पेपर की तरफ जो कि है पेपर 5, और ये क्या है, एक माइनर पेपर है। तो यहाँ पे हमारा पेपर 5 है, माइनर पेपर। इससे ऊपर जो थे मेजर पेपर थे और वो कंपलसरी थे, ये भी कंपलसरी है लेकिन ये जो है माइनर है। कोर्स कोड इसका क्या है, MAHM यानी कि MAHM हो गया यहाँ पे आपके यानी कि माइनर है 406। कोर्स टाइटल क्या है, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलर कल्चर्स एंड हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की लोकप्रिय संस्कृतियों और विरासत को समझना। क्रेडिट 4 है इसका। चलिए बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या पढ़ना है आपको। यहाँ पे कहा जा रहा है कि इंट्रोडक्शन डिफाइनिंग पॉपुलर कल्चर एंड टू अंडरस्टैंड देम हिस्टोरिकली, यानी कि परिचय में आपको क्या पढ़ना है, लोकप्रिय संस्कृति को परिभाषित करना और ऐतिहासिक दृष्टि से समझना। फोक टेल्स यानी कि लोक कथाएँ, फोक सॉन्ग यानी कि लोकगीत, स्वांग और नौटंकी आपको पढ़ना है। इवोल्यूशन ऑफ मीनिंग ऑफ उत्सव इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में उत्सव का विकास और अर्थ। फेयर्स यानी कि मेले, जैसे कि कुंभ मेला हो गया, पुष्कर मेला हो गया, सूरज कुंड हैंडीक्राफ्ट मेला हो गया, त्रिशूर पूनम माधवपुर मेला हो गया, राम उत्सव कक्ष हो गया। तो यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, कुंभ मेला, पुष्कर मेला, सूरज कुंड हस्तशिल्प मेला, त्रिशूर पूनम माधवपुर मेला, रामोत्सव कक्ष। यहाँ पे आगे कहा जा रहा है कि फेस्टिवल यानी कि त्यौहार,
त्यौहार में क्या है, तोरगिया मोनेस्ट्री फेस्टिवल, तवांग कोणार्क डांस फेस्टिवल, डिजर्ट फेस्टिवल जैसलमेर, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड है ये, और खजुराहो डांस फेस्टिवल एमपी, हम्पी फेस्टिवल कर्नाटक, गोवा कार्निवाल पंजिम गोवा। यहाँ पे जो त्योहारों की बात की जा रही है तो तोरग्या मट्ट महोत्सव तवांग में जो है, कोड़ाक नृत्य महोत्सव, रेगिस्तान महोत्सव जैसलमेर, हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड, खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश, हम्पी महोत्सव कर्नाटक और गोवा कार्निवाल पणजी यानी कि पंजिम गोवा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, देखते हैं आपको और क्या पढ़ना है। यहाँ पे हम लोगों ने मेला और त्यौहार देख लिया, पढ़ना था। रिचुअल यानी कि अनुष्ठान क्या क्या थे, यानी कि उस समय क्या क्या जो परंपराएं थीं, अनुष्ठान थी, वो क्या थे। दिवाली, होली, दुर्गा पूजा, छठ पूजा, रथ यात्रा, रक्षाबंधन, थाई पोंगल, ओनम, वसंत पंचमी, थाई पुसम, महाशिवरात्रि, रामनवमी, गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, राधाष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, नाग पंचमी और यहाँ पे और एक है गोचक अनुष्ठान। तो इस प्रकार के अनुष्ठान थे। दिवाली था, होली था, दुर्गा पूजा था, छठ पूजा था, रथ यात्रा, रक्षाबंधन, थाई पोंगल, ओणम, वास अंत पंचमी, थाई पुसम, महाशिवरात्रि, रामनवमी, गुड़ी पड़वा, उगादी, गुरु पूर्णिमा, जन्माष्टमी, कृष्ण गणेश चतुर्थी, राधाष्टमी, कार्तिक पूर्णिमा, नाग पंचमी, गोचक अनुष्ठान। अब चलिए बढ़ते हैं, अगला जो है हमारा वो है डिफाइनिंग हेरिटेज, यानी कि विरासत को परिभाषित करना। तो यहाँ पे जो विरासत को आपको परिभाषित करना है, मीनिंग ऑफ एंटिक्विटी यानी कि पुरातनता का अर्थ, आर्कोलॉजी साइट यानी कि पुरातत्व स्थल, टेंजिबल हेरिटेज यानी कि मूर्त विरासत, इंटेलिजिबल हेरिटेज यानी कि अमूर्त विरासत, आर्ट ट्रीजर्स यानी कि कला खजाना। अब चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक है मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट एक्ट रिलेटेड टू मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, टेम्पल्स, स्तूपात, चैत्य एंड विहारास, मैन स्तंभ, विक्ट्री टावर, तोरना एंड गेटवेज। स्मारक और विरासत स्थल यहाँ पे कहा जा रहा है, आपको पढ़ना है। स्मारक, किले, मंदिर, स्तूप, चैत्य और विहार, मानस्तंभ, विजय मीनार, तोरना और प्रवेशद्वार से संबंधित जो अधिनियम है, इन सबको आपको पढ़ना है। आगे चले तो आगे हमारा इसका जो है लास्ट पेपर है, जो कि है पेपर 7, और ये क्या है, कोर्स कोड MAHP, यानी कि आपका क्या है, प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट है आपका और इसको जो है आपको पूरा करना है, इसके लिए क्रेडिट आपको 4 दिया गया है। प्रोजेक्ट जो है काफ़ी ईजी है, देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे हमारा आपका 3 चीज़ें हैं आपको करनी है, जिसमें से आपका विजिट टू हिस्टोरिक साइट यानी कि ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा आपको करनी है, विजिट टू म्यूजियम्स यानी कि संग्रहालयों की यात्रा करनी है, प्रोजेक्ट राइटिंग आपको करना है, यानी कि एक प्रोजेक्ट को जो है लिखना है। तो आपको ऐतिहासिक जो स्थल है वहाँ पे आप जाइए, और जो संग्रहालय है वहाँ पे आप जाइए एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, और प्रोजेक्ट को लिखिए इससे संबंधित, एंशिएंट हिस्ट्री से संबंधित आपको प्रोजेक्ट के टॉपिक मिलेंगे, उनको लिखना होगा। तो ये आज का हमारा जो है MA फर्स्ट सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस अब ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको जो है अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।